गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 को हम केवल उसमें से मैप आपका आ रहा है, यानी कि बोर्ड में और पीरियोडिक में भी केवल उसमें से जो 30% आपका कोर्स कम किया गया उसमें से केवल मैप एक्टिविटीज आएगी। तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे, तो उसको हम आपको मैप से रिलेटेड जितने भी हैं वो हम आपको इंडिकेट करके मैप में भेजेंगे, उसको प्रैक्टिस कर डालेगा आपके मैप सेट वाले बुक में। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पे। यहाँ पे हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखें कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी अगर देखा जाए तो जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं, जो कि बिल्कुल जिनका कॉस्ट अभी कम होता है, और या फिर कह लीजिए कि रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, वो बेसिक चीजें हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए, उसको ले करके हम क्या कर लें, मोर वैल्यूएबल, मतलब उससे ज्यादा वैल्यू की जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको बना करके हम जो सप्लाई देते हैं या फिनिश्ड गुड तैयार करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसीलिए कह दिया गया है कि फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल। भाई आप एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए हम क्या करें, मार्केट से वीट परचेज करें और वीट को ग्राइंड करके हम फिर उसका ब्रेड बना करके और मार्केट में सेल करें, तो आप बताइए जिस कॉस्ट पे आपने 1 kg वीट परचेज किया है, क्या उसी कॉस्ट पे आप उस ब्रेड को सेल करेंगे? बिल्कुल नहीं। और ब्रेड की कॉस्ट अगर देखी जाए तो 1 kg आपके वीट में कितना ब्रेड बनेगा, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उस ब्रेड का कॉस्ट और वीट का कॉस्ट अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा पड़ेगा ब्रेड का कॉस्ट। इसलिए देखा जाए तो जो ये मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बना करके आपके मार्केट में जो सेल कर रहे हैं या मार्केट तक पहुंचा रहे हैं फिनिश्ड गुड के रूप में, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का नाम देते हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे वहां जो एम्प्लॉयमेंट था अभी तक, जो एंशिएंट टाइम से हम चलते चले आ रहे हैं, तो वो ज्यादातर हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहे हैं। तो जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी रही है वो क्या था, वो केवल अपना पेट भरने तक था। लेकिन आज के डेट में हमें जो आपका ये ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया है पूरी तरह से, इस ग्लोबलाइजेशन से हमें क्या करना है, हमें फाइट भी करना है, उसमें कंपैरिजन भी करना है सबसे, और कंपेयर करके हमें क्या करना है, उसमें सबसे ऊपर आना है। यानी आपको क्या करना है, कंपटीशन करना है सबसे। और कंपटीशन करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस लेवल पे अगर हम देखें तो क्या है, आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत आवश्यक हो चुका है। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगानी आवश्यक है। नहीं तो आज भी आप क्या करेंगे, वही रॉ मटेरियल तक अगर आप रह जाएंगे तो वीट का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन जो वीट का प्रोडक्शन होगा उसका अच्छा आपको रेट नहीं मिलेगा, और रेट के साथ साथ ना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। भाई आप एक चीज बताइए, इंडस्ट्रीज लगेगी तभी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अदरवाइज आप केवल एग्रीकल्चर ही करते रह जाएंगे, एज अ फार्मर ही वहीं तक बेसिक इंडस्ट्रीज तक ही जुड़े रहेंगे। बेसिक इंडस्ट्रीज भी नहीं कहेंगे, केवल एग्रीकल्चर से जुड़े रहेंगे, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ही नहीं तो कहां से आपका बेसिक इंडस्ट्रीज ओपन होगा। तो यहाँ पे इसीलिए बता रहे हैं कि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसकी डिमांड इसीलिए ज्यादा है, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको इस ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन करना है तो इसमें क्या करना है, आपका मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उसी बेस पे डिसाइड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं कि आज के डेट में, यानी आज के समय में जो इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग की वो क्यों है, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पहला है कि इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम। यानी अगर देखा जाए तो आज के डेट में जो अभी इसके पहले आप देखिए कि 80s के टाइम में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे वहां के 60%, खैर आज भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में 60% से ज्यादा लोग
या पॉपुलेशन का 60% अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर 80 के टाइम में चले जाएंगे, 1980 में अगर हम जाएं तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि अभी तो ये 60-65% है, उस समय आपके 80% पॉपुलेशन या 75% पॉपुलेशन आपकी कहीं ना कहीं इसी आपके एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड थे। तो आज के डेट में अगर हमें अगले से कंपेयर करना है, अगले से फाइट करना है, या अगर अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें और ज्यादा जो है फैसिलिटीज अगर अपने को क्या करना है, फैसिलिटीज अगर पानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैन्युफैक्चरिंग करना ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अभी भी उसी एंशियंट टाइम में ही रह जाएंगे और आप अदर वर्ल्ड से जो है या फिर कह लीजिए उस ग्लोबलाइजेशन में आप फाइट नहीं कर पाएंगे और आपका इकोनॉमिक जो है वो कह लीजिए कि धीरे धीरे इकोनॉमी पूरी तरह से नीचे ही चलती चली जाएगी। चलते हैं, देखते हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग आपकी बढ़ेगी तभी आपको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा, और जब आपका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगी तो अब आप देखिए कि आपके एग्रीकल्चर, जिस पे आप केवल और केवल आपका इनकम का सोर्स केवल एग्रीकल्चर था, वहां से हट करके क्या हो जाएगी, सेकेंडरी या टेरिटरी सेक्टर में भी आपको इन्वॉल्व किया जाएगा। यानी कि आपके प्राइमरी सेक्टर से आपको बाहर निकाला जाएगा, आपका ग्रोथ जो होगा वो बढ़ेगा या ग्रोथ रेट जो होगा वो आगे जाएगा, आपका ग्रोथ आगे आगे ही होता जाएगा। इसलिए जरूरी ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग, जैसे एक इंडस्ट्री लगेगी तभी आपके रॉ मटेरियल का भी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे मैं कह दूं वीट का आपका आपने प्रोडक्शन किया, अगर फ्लोर मिल नहीं लगी हुई है तो फिर क्या मतलब है, आप वीट का प्रोडक्शन करेंगे केवल अपने तक ही सीमित रहेगा, आप खा के उसको खत्म कर लेंगे, या अगर बच गया तो वो सड़ेगा ही, फिर किसी काम का नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर देखा है, और यहीं पे अगर आपका क्या होगा, अगर एक फ्लोर मिल लगी हुई है यानी या ब्रेड कंपनी लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, अपने वीट को ले जाकर के उनको सेल करेंगे तो अच्छा खासा आपका क्या होगा, इनकम भी उसका मिलेगा। अदरवाइज वो क्या होगा, किसी काम का नहीं होगा, केवल आपके खाने तक ही सीमित रह जाएगा और आप ग्रोथ किस लेवल पे करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। तो पहली चीज कि हमारी जो डिपेंडेंसी रही एग्रीकल्चर पे, वहां से थोड़ा सा हमको ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यहाँ से सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसफर हो सकें। वो दिया किसने, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने ही। सेकेंड अगर देखा जाए, इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। क्या है, आप देखते होंगे कि पहले के समय में केवल जो सिटीज वाले पोर्शन है या फिर कह लीजिए कि जो अर्बन एरियाज हैं उन्हीं पे ज्यादातर इसका प्रभाव देखने के लिए मिला कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगी और उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल था वो बदल गया, या फिर कह लीजिए कि उनका ग्रोथ ज्यादा हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज के डेट में देखा जाए तो जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो बैकवर्ड एरिया या ट्राइबल्स को ग्रोथ कराने के लिए उन एरियाज में किया जा रहा है जहां पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जहां पे पॉपुलेशन बैकवर्ड रीजन में रहती है या बैकवर्ड एरिया में रहती है, उनका भी इस्टेब्लिशमेंट भी हो जाएगा और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो क्या है कि सिटीज तक जहां पे बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ चुकी है उन लोगों को भी क्या होगा, पॉल्यूशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो भी आपके इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है वो ट्राइबल सिटीजन्स या फिर ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया में ज्यादातर किए जा रहे हैं, जिससे उनका भी विकास हो सके और जो पॉल्यूशन है उससे भी हम क्या कर सकें, सिटीज यानी अर्बन एरिया को बचा भी सकें। तो आज के डेट में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हम देखते थे ना कि रूरल और अर्बन में जो आपका क्या होता था, जो फाइट चल रही थी, जो दोनों के बीच कंपटीशन था कि उनका लाइफ स्टाइल बहुत हाई था और ट्राइबल या फिर बैकवर्ड एरियाज के लोगों का क्या था, बहुत डाउन था लाइफ स्टाइल, उसको आप देख रहे हैं कि आज के डेट में जब ये इस्टेब्लिश हो रही है, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उन एरियाज में ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है, तो उनका भी ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, उनको भी जॉब मिल रही, वो भी अपना लाइफ स्टाइल बदलना है। अगला देखिए, यही सबसे बड़ी, ये सारी चीजें क्या है, ये इंपॉर्टेंस को शो करती हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग के। अगला देखिए थर्ड पॉइंट कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है ना, और फॉरेन एक्सचेंज को भी बढ़ाता है। ध्यान दीजिए,
जब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं किसको, गुड्स को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं बड़े लेवल पे, जो हमारे वहां फिनिश्ड गुड हैं, जो हम मार्केट में जब हम क्या करेंगे, इसको इंटरनेशनल मार्केट में या अपने मार्केट में जब हम सेल करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे वहां ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, यानी बिजनेस और बढ़ेगा। और जब बिजनेस बढ़ेगा तो ये स्वाभाविक है कि हमारी ग्रोथ भी बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो इसे ध्यान में रखना है, कि यहाँ पे ग्रोथ रेट अगर बढ़ानी है तो एक्सपोर्ट यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यानी कि आपका फिनिश्ड गुड जो होगा उसे आपके मार्केट तक पहुंचाना है या इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाना है। जब आप इसको इंटरनेशनल मार्केट या अपने मार्केट में इसको क्या करेंगे, आप ले जाएंगे, तभी जाकर के आपका क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो क्या होगा, आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बहुत ज्यादा है। फॉरेन एक्सचेंज का कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने फिनिश्ड गुड को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो उससे क्या होता है, हम उसको डॉलर में सेल करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो आपकी करेंसी है वो डॉलर ही है। तो डॉलर बढ़ना, अब वो क्या होगा, डायरेक्ट आपको क्या होगा, इनकम होगा डॉलर में। तो जब डॉलर में इनकम होगा तो आप सोच सकते हैं कि डॉलर का आपके वहां बढ़ना क्या होगा, वो आपके फॉरेन एक्सचेंज को शो करता है और उससे आपका ग्रोथ रेट जो होगा वो बहुत तेज गति से, किस गति से, जिस गति से आपके डेवलप्ड कंट्रीज की बढ़ रही है उसी रेट से आपका भी ग्रोथ रेट बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि एक्सपोर्ट होना, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का एक्सपोर्ट होना, ट्रेड एंड कॉमर्स उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस उसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज भी आपके वहां बढ़ेगा। अगला देखिए, India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। यानी अगर देखा जाए तो इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, वो कहीं ना कहीं, यानी हमारी जो संपन्नता है वो कहीं ना कहीं किस पे लाइज करेगी, वो लाइज करेगी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बढ़ने पे। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं बढ़ी तो एक तो असमानता बनी रहेगी, क्योंकि बैकवर्ड एरिया का कहीं ना कहीं क्या होगा, उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा। रूरल और अर्बन का जो आपका खाई है वो बना ही रहेगा, और ट्राइबल सिटीजन्स या फिर जो बैकवर्ड लोग हैं उनको क्या होगा, उनको जॉब वही आपके एग्रीकल्चर तक ही सीमित रहेगा, वो कभी भी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। उससे क्या होगा, आपके इंडिया की प्रॉस्पेरिटी उस लेवल तक नहीं जाएगी, डेवलपमेंट आपका कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। तो ये जरूरी है कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी अगर बढ़ानी है, यानी कि आपको संपन्न होना है, तो जरूरी ये है, और जो बीच की खाई है उसको अगर खत्म करनी है तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के क्विकली डेवलपमेंट पे ही पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है ना, यानी जितना जल्दी इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा उसी लेवल पे आपका ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी। अब ध्यान से समझिएगा इसको, कि जो हमारी नेशनल इकोनॉमी, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं, यानी सकल घरेलू उत्पाद, उसमें अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या जो है रोल है उसको समझते हैं। तो देखिए, ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी। अब ध्यान दीजिए, टोटल आपके वहां जो जीडीपी का 27%, इसमें आपके बुक में दिया हुआ है, उसको थोड़ा और समझ लीजिएगा डीपली, हम यही समझा दे रहे हैं कि जो आपके वहां का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, वो टोटल है 27%। ऐसे समझिए 27% का आपका है। लेकिन इस 27% में केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसमें क्या है कि आपका 10% निकाल लीजिए। क्यों निकाल दीजिए? ये 10% आपका क्या है, ये आपका माइनिंग या जो गैस आपका निकलता है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम तो नहीं रखेंगे लेकिन माइनिंग रखेंगे, कोल माइनिंग वगैरह जितनी भी होती है, ये 10% आपका क्या होता है कि आपके इनमें चला जाता है कि माइनिंग और इससे
जो आपका नेचुरल गैस फाइंड आउट करते हैं उससे 10% जीडीपी कवर की जाती है। तो बचा कितना, ये 17%। इसीलिए यहाँ पे आपको समझाया गया कि ये 17% ऑफ जीडीपी, जो जीडीपी का 17% है वो क्या होता है, वो आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आता है, जो कि बहुत कम है। अदर कंट्रीज जो आपके जो आपका अदर कंट्रीज है, जो आप इधर देख लीजिए कि वेस्टर्न एशिया में जैसे जापान है या फिर सिंगापुर या उधर चाइना, थाईलैंड, इनकी अगर बात करें तो उनकी जीडीपी का 25 से लेकर के और 35% तक जो है वो क्या है, वो केवल मैन्युफैक्चरिंग से कलेक्ट करते हैं। यानी उनका रेशियो अगर हमें उनसे कंपटीशन करना है तो ये बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर देखा जाए तो उनके वहां केवल मैन्युफैक्चरिंग से क्या होता है, 25 से 35% तक की जीडीपी कवर की जाती है। उसके बाद जो वो माइनिंग और ये नेचुरल गैस जो फाइंड आउट करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन हमारे वहां क्या है, हमारे वहां केवल 17% है। यानी इसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो देख लीजिए, वो डेवलप्ड में है, जापान वगैरह डेवलप्ड कंट्रीज में है। क्यों? क्योंकि उनके वहां का ग्रोथ रेट इस लेवल से चल रहा है। यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से जो जीडीपी आ रही है वो इस लेवल तक आ रही है, और हमारी जीडीपी कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस लेवल से अगर देखा जाए तो हमारे वहां हम अभी बहुत पीछे हैं, और इसीलिए इस पे फोकस करने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि जब तक कंट्रीब्यूशन आपके क्या होगा, नहीं बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, तब तक आप इस पे ग्रोथ रेट अपनी नहीं बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी पूरी तरह से अपना क्या कर रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसको एस्टेब्लिश करने पे जोर दे रही है। और इसके लिए उसने क्या किया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल यानी NMCC हैज बीन सेटअप। यानी कि क्या हुआ है, अगर देखा जाए तो ये जो आपका NMCC है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल जो बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा सेटअप किया जाए, और उसके इसी पे स्टडी करती है। ये पूरी जो काउंसिल है वो इसी के लिए स्टडी करती है कि कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की आवश्यकता है और किस लेवल तक बढ़ाया जाए कि हम इन लोगों से भी फाइट कर सकें। यानी कि अदर कंट्रीज जो आपके वेस्टर्न एशिया में है या यूरोपियन कंट्रीज में है, उन कंट्रीज से भी जो आपकी उनकी जीडीपी का ग्रोथ रेट है उससे हम अपना क्या करें, फाइट कर सकें। ये जरूरी है। इसी पे ये स्टडी करने के लिए इस पूरे को क्या किया गया, ये काउंसिल बनाई गई है, ये इन्हीं चीजों पे ध्यान देती है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करते हैं। ये इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जीडीपी में हमारा क्या इसका रेशियो है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं और बात करते हैं किस पे, ये है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए हम अच्छी तरह समझते हैं, हमारे पास भी और आप लोगों के पास भी इतना माइंड जरूर है कि ये समझना कि एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है किस चीज की, वो होती है आपके रॉ मटेरियल की। इसीलिए इनपुट, सबसे पहले तो भाई इनपुट होना। जैसे मान लीजिए जब हम कहते हैं आयरन की एक इंडस्ट्री लगानी है, तो अगर रॉ मटेरियल आयरन के रूप में ना मिले तो क्या मतलब उसका, तो हम क्यों लगाएंगे, क्यों वो सेटअप होगा भाई। हम अब कहते हैं कि यूपी में हम आयरन स्टील एंड आयरन प्लांट लगाएं, तो रॉ मटेरियल मिलेगा कहाँ से माइनिंग होती है यहाँ पे। यहाँ रॉ मटेरियल के रूप में कोई आपका आयरन नहीं फाइंड आउट होता है। इसको अगर लगाना है तो झारखंड साइड लगाइए या केरला साइड लगाइए या MP साइड लगाइए, यानी मध्य प्रदेश में लगाइए। उन जगहों पे आपको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल के रूप में आपको आयरन मिलेगा। तो आयरन इंडस्ट्रीज उन्हीं, इसीलिए देखिए वहां पे टाटा ने लगाया भिलाई स्टील प्लांट। तो क्यों लगाया, क्योंकि उनको क्या था, वो झारखंड वाले क्षेत्र में ही वो मिला, क्या मिला, रॉ मटेरियल आयरन जो है, आयरन और वो झारखंड में मिला, तो उन्होंने वहां स्टेब्लिश किया। तो सबसे पहली चीज होती है कि रॉ मटेरियल्स, इनपुट जो आपको मिल रहा है वो रॉ मटेरियल के तौर पे जो भी चीज, जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसका रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ चीप लेबर फैसिलिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ स्किल्ड लेबर भी होने चाहिए, यानी कि चीप एंड स्किल्ड होने चाहिए। यानी सस्ते दाम पे लेबर भी उपलब्ध हो और वो क्या हो, स्किल्ड हो, यानी ट्रेंड हो। ऐसा भी ना हो कि वो ट्रेंड ना हो, अनट्रेंड को तब ट्रेंड ही करते रह जाएंगे तो हम फैक्ट्री क्या चलाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल लोकेशन सबसे पहले यही चीज देखना है कि इनपुट जो रॉ मटेरियल होना है वो उपलब्ध है कि नहीं है।
दूसरी चीज, हमारे पास स्किल्ड एंड चीप लेबर फैसिलिटी है कि नहीं है। फेवरेबल कंडीशन, नेचर की तरफ से भी फेवरेबल, जैसे कह रहे हैं कि हम यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाएं तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा क्या होगी, सफल नहीं होगी आपके यूपी में। फिलहाल आज के डेट में कानपुर एक पूरा गढ़ बन चुका है किस चीज का, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। लेकिन फिर भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फेवरेबल कंडीशन, इसीलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद सिटी को कहते हैं, क्योंकि वहां पे नेचुरली प्रोवाइड है। वहां पे जब यार्न बनते हैं ना, रॉ मटेरियल जो यार्न आपका बनता है, धागा बनता है, तो यार्न बनते समय टूटता नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, जो मॉइस्चराइजेशन है उस लेवल का है कि वहां पे धागे बनते समय टूटते नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे जो आपका मॉइस्चराइजेशन है वो बहुत कम है, तो जो ही आपका थ्रेड बनेगा या आप कह लीजिए यार्न तैयार करेंगे तो वो बीच बीच में टूटता जाएगा। और अगर टूट रहा है तो फिर आप किस टाइप से आप सोच सकते हैं कि स्पिनिंग होगी उसकी, ठीक है, या वीविंग आप उन यार्न का कैसे कर पाएंगे। एक कपड़े को बुनना है, वीविंग आपको करनी है, वो कैसे करेंगे, वो संभव नहीं होगा, बीच बीच में गांठें बनती चली जाएंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पे क्या जरूरी है कि फेवरेबल कंडीशन भी होना चाहिए। दूसरा देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। देखिए मनी इसलिए किनारे रखा गया है क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि मनी, देखिए इधर से भी एरो बनाया गया और इधर से भी एरो बनाया गया। क्यों? क्योंकि मनी अगर है ही नहीं तो हम सोच ही नहीं सकते भाई, जब तक मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब एक भिखारी आदमी से कहिए कि आप चलो आप इंडस्ट्री लगाओ, तो वो कैसे लगाएगा जब उसके पास इनकम ही नहीं है। तो ये तो जरूरी है कि आपका ये इसीलिए अलग है, ये फैक्टर अलग है कि मनी तो होना ही होना है। अगर मनी नहीं है तो आप लोन लीजिए, लेकिन लाइए। जब तक मनी नहीं लगाएंगे तब तक क्या होगा, किस चीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको फ्री में तो कोई रॉ मटेरियल देगा नहीं। तो सबसे पहली चीज तो ये मनी का है, तो ये अलग रखिए, क्योंकि मनी लगाएंगे तभी हम सोच सकते हैं इंडस्ट्री लगाएं। जब तक मनी नहीं होगी तो हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला चीज तो रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, यानी मनी के साथ साथ क्या है, रॉ मटेरियल, तो वो तो इंक्लूड है ही इसमें। ट्रांसपोर्ट की बात करें कि जो हमारा फिनिश्ड गुड तो अभी छोड़ दीजिए, जो रॉ मटेरियल है वो हमारी कंपनी तक, यानी जो हम फैक्ट्री या जो हम सेटअप लगाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, उस इंडस्ट्री तक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या करें, रॉ मटेरियल पहुंचाया जा सके। जैसे अगर मान लीजिए हमने टेक्सटाइल लगा दिया तो कॉटन स्पिंडल, जो बंडल आते हैं कॉटन के, वो पहले यहाँ पहुंचेगा, तब तो हम यार्न या थ्रेड बनाएंगे। तो इसको लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। अब हमारे पास वहां अपने जहां इंडस्ट्री मैंने लगाया जिस लोकेशन पे, वहां तक हमारे पास रास्ता ही नहीं है, न रोडवेज की फैसिलिटी है न रेलवे की फैसिलिटी, तो क्या उड़ के नहीं ना आएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि उनके तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, हमारा रॉ मटेरियल। दूसरा, जो हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, वो फैक्ट्री का लोकेशन आप यही तय करेंगे कि वहां तक ट्रांसपोर्टेशन से क्या हो जाए, उस फैक्ट्री तक माल पहुंच जाए, और फैक्ट्री से फिर क्या हो। तो इसीलिए पहले ट्रांसपोर्टेशन रखा गया है कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल उपलब्ध हो, उसको ट्रांसपोर्ट करके क्या करें, फैक्ट्री तक पहुंचाएं। और फिर फैक्ट्री से क्या हो, जो फिनिश्ड गुड आउटपुट निकले, जो प्रोडक्ट बन के निकले, यहीं से फैक्ट्री से निकलेगा, जो आउटपुट हो वो फिर ट्रांसपोर्ट हो सके। यानी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दोनों टाइम होना चाहिए, रॉ मटेरियल की इनपुट कराने के लिए फैक्ट्री तक, उसके लिए होना चाहिए, और फिर जो फिनिश्ड गुड निकले उसको आउटपुट कराने के लिए क्या करें, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। कि यहां से जो हमारा फिनिश्ड गुड निकला, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि कॉटन के स्पिंडल लाए ट्रांसपोर्टेशन करके, जहां एग्रीकल्चर होता है वहां से हमने कॉटन स्पिंडल कलेक्ट किया और ट्रांसपोर्ट करके हम क्या के फैक्ट्री तक पहुंचा दिए, रॉ मटेरियल पहुंच गया फैक्ट्री तक। यहां से जो आउटपुट हुआ, आउटपुट क्या होगा, या तो यार्न बनाएंगे, यार्न बना करके भी सप्लाई कर सकते हैं, या हम कहते हैं कि कपड़े क्लॉथ बना करके, क्लॉथ का पूरा जो है बंडल बना करके हम फिनिश्ड गुड कर लिए, वो फिनिश्ड गुड बन गया और उसको हम फिर ट्रांसपोर्ट करें। यानी यहां से फिर क्या करें, मार्केट तक पहुंचाएं, जो हमारे पास या तो रीजनल मार्केट, वहां उतना ज्यादा तो आप खपत हो नहीं पाएगी, तो इसको इंटरनेशनल मार्केट या फिर आपके नेशनल मार्केट तक इसको पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जब ये मार्केट तक पहुंचेगा तभी हमारी जो मनी इसमें इन्वेस्ट हुई है वो निकल करके अच्छा खासा आएगा, तब हमारे पास फिर से मनी यही इन्वेस्ट करता चला जाएगा और ये क्या होगा, ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, ये एक सर्कल बन जाएगा और इसमें आपका इन्वेस्ट होता रहेगा और चलता रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी देखिए कि मैनी इंडस्ट्रीज टेंड to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomeration,
इकोनॉमीज, यानी बहुत से आपके इंडस्ट्रीज एक साथ आने के लिए तैयार हुए उन जगहों पे जहां पे ये अर्बन फैसिलिटीज या उन अर्बन एरियाज में जहां पे अर्बन एरियाज के द्वारा उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। यानी आप आइए, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। यानी सिटीज वाले पोर्शन पे जब क्या हुआ, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत एक साथ कई ग्रुप में आना स्टार्ट किए, तो वो क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि वहां पे वहां के लोगों के द्वारा या वहां की गवर्नमेंट के द्वारा या उस अर्बन एरिया के द्वारा क्या किया गया, उनको जितनी भी प्राइमरी फैसिलिटी जैसे रोड फैसिलिटी या फिर कह ली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रॉ मटेरियल की फैसिलिटी या फिर मार्केट की फैसिलिटी, ये सभी उनको प्रोवाइड कराया गया। तो जब ये प्रोवाइड कराते हैं तो जो एक साथ जो कंपनियां अट्रैक्ट होती हैं उन जगहों पे, उसी को हम क्या कहते हैं, एंग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहते हैं। इसको यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से उन्हीं एरियाज में कंपनी सेटअप लगाना चाहती है या उन्हीं जगहों पे कई कंपनियां अपना सेटअप डालना चाहती हैं जहां पे क्या हो, ये सभी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएं। और जब वहां पे एक पूरा गढ़ बन जाता है या फिर कह लीजिए इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एंग्लोमरेशन इकोनॉमीज। यानी क्या कर रहा है, वो सारी इकोनॉमी को बढ़ाने की बात चल रही है, सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वहां अट्रैक्ट हो रही हैं, इसी को एंग्लोमरेशन इंडस्ट्रीज कहते हैं, इकोनॉमीज कहते हैं। इसको आपको समझना है, इन चीजों को आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये इतनी आपकी नीड, ये प्राइमरी नीड है एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।